क्या हो अगर कोई कातिल कत्ल से बचने के लिए खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। जी हां, आज हम एक ऐसे ही अजीब मामले को समझने वाले हैं जहां सच को ही सबसे बड़े धोखे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसी कहानी है जो क्राइम और जस्टिस को लेकर हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देगी। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचिए, एक कबूलनामा जो मदद की गुहार नहीं बल्कि इंसाफ को गुमराह करने की एक सोची समझी साजिश हो। चलिए देखते हैं ये हैरान करने वाला कबूलनामा आखिर था किसका और इसे किया क्यों गया। 8 जुलाई 2016 ये वो दिन था जब लक्ष्मी ने अपने जेठ यानी अपने पति के बड़े भाई एजाज अहमद को फोन करके ये चौंकाने वाली बात कही। उसे लगा था कि ये कॉल उसे बचा लेगा, लेकिन असल में यही वो पल था जिसने पूरी जांच को एक ऐसी दिशा दे दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस सनसनीखेज कबूलनामे के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें देखना होगा कि इस जोड़े की कहानी शुरू कहां से हुई थी, क्योंकि बाहर से देखने पर तो ये एक बिल्कुल आदर्श प्रेम कहानी लगती थी। तो कहानी शुरू होती है साल 2005 में। इम्तियाज और लक्ष्मी दोनों सरकारी टीचर के तौर पर मिले। उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और 2011 में उन्होंने शादी कर ली। कुछ साल सब ठीक ठाक चला, लेकिन 2014 में लक्ष्मी को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए भद्रावती जाना पड़ा। इम्तियाज हर वीकेंड पर उनसे मिलने जाता था और आखिरकार 2016 में उसका भी ट्रांसफर भद्रावती हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब ये परिवार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन जिस दौरान इम्तियाज अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहा था ना, भद्रावती में लक्ष्मी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ चुका था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भद्रावती में अकेले रहते हुए लक्ष्मी की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त कृष्णमूर्ति से हुई, जो अब उसका पड़ोसी भी था। पति की गैर मौजूदगी में ये पुरानी दोस्ती धीरे धीरे एक सीक्रेट अफेयर में बदल गई। और यहीं से कहानी में असली तनाव पैदा होना शुरू हुआ। देखिए, एक तरफ था इम्तियाज जो अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए कितना एक्साइटेड था, और दूसरी तरफ थे लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति जो अब इम्तियाज के आने को अपने रिश्ते में एक अड़चन की तरह देख रहे थे। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं अब टकराने वाली थीं। ये अफेयर अब जल्द ही एक बहुत ही ठंडे और सोचे समझे कत्ल की साजिश में बदल गया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस बाधा को रास्ते से हटाने के लिए क्या भयानक प्लान बनाया। ये कोई गुस्से में किया गया जुर्म नहीं था, बल्कि एक पूरी प्लानिंग थी। 7 जुलाई की रात लक्ष्मी ने इम्तियाज के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसने कृष्णमूर्ति को मैसेज करके बुला लिया। कृष्णमूर्ति हथौड़े और लोहे की रॉड लेकर आया और दोनों ने मिलकर इम्तियाज को मार डाला। इसके बाद कृष्णमूर्ति के चचेरे भाई शिवराजू की मदद से बॉडी को नदी में फेंक दिया गया। लेकिन कत्ल के बाद पकड़े जाने के डर ने लक्ष्मी से एक ऐसी गलती करवा दी जिसने उसकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी कबूलनामे वाले फोन कॉल पर। लक्ष्मी का प्लान ये था कि वो अपने जेठ को घरेलू हिंसा की एक झूठी कहानी सुनाएगी और उनकी सहानुभूति हासिल कर लेगी। उसे लगा कि परिवार उसे बचा लेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एजाज अहमद को उसकी कहानी पर शक हो गया और वो सीधे पुलिस के पास चले गए, और बस लक्ष्मी की अपनी ही बनाई रणनीति पूरी तरह से ढह गई। जैसे ही जांच शुरू हुई, पुलिस ने बहुत तेजी से सबूत जोड़ने शुरू कर दिए। एजाज का बयान, लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति के बीच के कॉल रिकॉर्ड्स, घर से मिले हत्या के हथियार और सबसे बड़ा सबूत, 9 जुलाई को नदी से इम्तियाज की बॉडी भी मिल गई। लेकिन इन सब के ऊपर एक डिजिटल सबूत था जिसने इस केस को हमेशा के लिए सील कर दिया। पुलिस ने कोर्ट में लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति के बीच हुए 201 व्हाट्सएप चैट्स की डिटेल्स पेश की। इन चैट्स ने साफ कर दिया कि यह हत्या एक सोची समझी साजिश थी। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब सारे सबूत अदालत के सामने रखे गए तो इंसाफ का पल भी आ गया। चलिए देखते हैं कि अदालत ने इन साजिश करने वालों को क्या सजा सुनाई। अदालत का फैसला बिल्कुल साफ था। इस साजिश की मास्टरमाइंड लक्ष्मी और हत्या को अंजाम देने वाले कृष्णमूर्ति दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। वहीं शव को ठिकाने लगाने में मदद करने वाले चचेरे भाई शिवराजू को 7 साल की कैद हुई। अपने फैसले में जज इंदिरा मैलस्वामी चेट्टियार ने एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी की जो इस अपराध की गंभीरता को दिखाती है। उन्होंने कहा कि एक टीचर होने के नाते लक्ष्मी ने न सिर्फ अपने पति के भरोसे का कत्ल किया, बल्कि अपने पवित्र पेशे पर भी एक दाग लगा दिया। वो तलाक ले सकती थी, लेकिन उसने हत्या का रास्ता चुना, जिसे माफ नहीं किया जा सकता।
और आखिर में ये मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सच को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि जब सच का इस्तेमाल ही धोखा देने के लिए किया जाए, तो क्या न्याय एक सच्चे कबूलनामे और एक सोची समझी चाल के बीच का फर्क पहचान सकता है? ये हमें सच्चाई, इरादे और इंसाफ की जटिल प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।